एक बार सब फिर से सभी विद्यार्थियों का और सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल इतिहास तरंग में। दोस्तों, इतिहास तरंग के चैनल के माध्यम से हम इतिहास विषय पढ़ने वाले और इतिहास विषय के अंतर्गत तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हम सामने ला रहे हैं, ताकि वो इसके माध्यम से अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा सके। ये सीरीज काफी दिन से चल रही है और हम अब तक MCQ 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपके सामने MCQ 17 नंबर की सीरीज को लेकर आए हुए हैं, 17 नंबर की सीरीज को आपके सामने लेकर आए हुए हैं। प्राचीन भारत के कालखंड से इसमें 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपने MCQ टेस्ट सीरीज के 17 नंबर की सीरीज की तरफ, 17 नंबर की सीरीज की तरफ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि MCQ 17 नंबर की सीरीज के 15 प्रश्न आपके सामने रखे जाए, उससे पहले हम MCQ 16 नंबर की सीरीज के आंसर सेट आपके सामने रखेंगे, उत्तर माला आपके सामने रखेंगे, ताकि आप अपने उत्तर का मिलान कर सकें और स्वयं का इवैल्यूएशन कर सकें, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकें कि आपकी तैयारी का लेवल किस स्तर तक पहुंचा है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम MCQ 16 नंबर के आंसर सेट की तरफ। एक तरफ स्क्रीन पर आपको MCQ 16 नंबर के प्रश्न दिख रहे हैं और एक तरफ आपको MCQ 16 नंबर के सीरीज के आंसर सेट आपको दिख रहे हैं। इनसे आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। चलिए, बहुत जल्दी में हम आपको MCQ 16 के प्रश्नों के उत्तर काउंट करा देते हैं। पहला सवाल जो था, किस राजपूत शासक या शासकों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर जो है वो डी है। ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय, इन तीनों शासकों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था दक्षिण से, इसलिए पहला का सही उत्तर होगा डी। दूसरा जो प्रश्न था, तीन प्रतिद्वंदी शक्तियों गुर्जर, पालों और प्रतिहारों, गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राजपूतों का पतन एक साथ ही हुआ, लगभग क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर भी जो है वो उपरोक्त सभी हैं, यानी डी आंसर है। उनकी शक्ति लगभग एक समान थी, कोई बहुत ज्यादा 19 नहीं था, कोई बहुत ज्यादा 20 नहीं था। और इन तीनों शक्तियों ने चूंकि लगातार युद्ध किया तो इनके राजस्व साधनों पर भी इनका काफी दबाव था। और चूंकि ये लगातार लड़ते रहे, तीनों शक्ति आपस में हमेशा लड़ती रही, लगभग 200-300 वर्षों तक ये आपस में लड़ते रहे। इससे क्या हुआ कि इन्होंने अपने क्षेत्रों में सामंतों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, जिससे ये सारी शक्तियां धीरे धीरे सामंतों के बढ़ते प्रभाव के कारण ध्वस्त हो गई। तो दूसरे का जो सही उत्तर होगा वो आपका डी होगा। तीसरा प्रश्न था, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की लगातार पराजय का प्रमुख कारण क्या था? 4 ऑप्शन दिए गए थे। मेरी समझ से इस तीसरे का उत्तर भी डी ही होगा, क्योंकि तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की लगातार पराजय का जो कारण था उसमें ये भी शामिल है, भारतीय शासक द्वारा मुस्लिम आक्रमण के दूरगामी परिणामों को न समझ पाना। कोई भी भारतीय शासकों ने मुस्लिम आक्रमण के दूरगामी परिणामों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। दूसरी बात ये भी थी कि तुर्की सेना के पास अच्छे नस्ल वाले घोड़ों की एक महत्वपूर्ण और ताकतवर अश्व सेना भी थी, भारतीयों के पास इसका नितांत अभाव था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात थी, तुर्कों के द्वारा जो प्रयुक्त रणनीति थी वो भारतीय रणनीति से कहीं ज्यादा बेहतर थी लड़ने के दौरान। तो तीनों विकल्प जो हैं आपके सही हैं, इसलिए आपका सही उत्तर होगा डी। चौथा प्रश्न था, दक्षिण भारत के अलवारों और नहरानों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैसा कि हमने कहा कि ये दोनों शैव और वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले लोग थे, संत थे, अलवार और नैनार। तो इनके बारे में कहा जाता है कि वे कठोर संयमित जीवन में विश्वास रखते थे। वे धर्म और ईश्वर और भक्त के बीच में प्रेम पर आधारित एक जीवन बंधन नहीं मानते थे।
ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम पर आधारित कोई एक जीवन बंधन नहीं था, जीवंत बंधन नहीं था, बंधन नहीं मानते थे वो ईश्वर और मनुष्य के बीच के रिलेशन। और सामान्य जनों द्वारा प्रयुक्त भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं किया। इनकी जो अपनी तमिल भाषा थी, इन तमिल भाषा का ही इन्होंने प्रयोग किया। और साथ ही साथ वे जातिगत असमानता के विरोधी थे, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। तो इन चारों में से जो सही उत्तर है वो यही है कि वे कठोर सैमित जीवन में विश्वास रखते थे। ये सत्य नहीं है। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। तंत्रवाद से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित हुआ? तंत्रवादी जो मतलब जिसमें तंत्र मंत्र जादू टोना जैसी विचारधाराएं, जिस धर्म में यहाँ जो 4 संप्रदाय के नाम दिए गए हैं, 4 धर्म के नाम दिए गए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शाक्त धर्म जिसको शक्ति कहा जाता है, जिसमें स्त्री की पूजा की जाती है, और नाथपंथी। आप जानते हैं कि शैव धर्म का एक उप संप्रदाय था बाद में, नाथपंथी, गोरखनाथ जिससे जुड़े हुए हैं। तो इनमें से तंत्र मंत्र की जो शक्ति थी वो जैनियों में नहीं आई थी। बौद्धों में हीनयान महायान के बाद जब बौद्ध धर्म का विभाजन 9वीं शताब्दी में होता है, तब जाकर वहां पर तंत्र मंत्र और जादू टोना वहां पर आता है, तंत्र मंत्र होने लगता है। महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजा करने की परिपाटी विकसित हो जाती है। शाक्त धर्म में शक्ति की पूजा में आप जानते हैं कि तंत्र मंत्र चलता है, बलि और इस तरह की चीजें मातृदेवी को प्रसन्न करने के लिए लोग चलाते हैं। और नाथपंथी जो अवघड़ किस्म के लोग होते हैं, इनकी में भी तंत्र मंत्र, भभूत लगाना और इस तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरी समझ से 5वें का जो सही उत्तर है वो डी होगा। 2, 3, 4 ये ऐसे संप्रदाय हैं जिनमें तंत्र चलता था, जिसमें तंत्रवाद चलता था। 6ठा प्रश्न था आपका सुमेलित करने के लिए। तो 6ठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, यानी कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल प्रथम। कारकोट वंश का जो संस्थापक है वो दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश का जो संस्थापक है वो है अवंती वर्मन। और लोहार वंश का जो संस्थापक है वो है संग्रामराज। 6ठा का ए आंसर होगा। 7वें पे चलते हैं। पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति किसके हाथ में केंद्रित थी? तो पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति सामान्यतः भू बिचौलिया वर्ग के हाथों में केंद्रित थी। सामंत वर्ग के हाथों में शक्ति इनके बाद धीरे धीरे, भू बिचौलियों के आने के बाद सामंत वर्ग धीरे धीरे हावी होता चला गया। तो पूर्व मध्यकाल में राजनीतिक और आर्थिक शक्ति भू बिचौलिए वर्ग के हाथों में केंद्रित थी। 8वें प्रश्न का उत्तर है, भारत में आने वाला वह कौन सा अरब यात्री था जिसकी रचना को 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है? तो अलबरूनी की जो तहकीक हिंद या किताबुल हिंद है, उसमें भारत के हर क्षेत्र का कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। भारत की जो कला है, जो भारत की संस्कृति है, भारत के जो लोग हैं, भारत की जो प्रकृति है, हर विषयों पर अलबरूनी ने कहीं ना कहीं अपनी पुस्तक के माध्यम से प्रकाश डाला है। इसीलिए यह माना जाता है कि अलबरूनी की जो पुस्तक है या जो अलबरूनी था, उसकी जो भी रचना थी वो 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण है। 9वां प्रश्न था, भारत आकर बसने वाले अरब लोगों ने इस्लामी जगत और यूरोप में किस प्रकार से भारतीय संस्कृति के राजदूत के रूप में भूमिका का निर्वहन किया? तो जो लोग अरब से भारत में आते थे, इस्लामी जगत के लोग, वो 2 रूपों में आते थे, चाहे इस्लामी जगत के हों चाहे यूरोप के लोग हों। वो व्यापार वाणिज्य के पर्पज से भी आते थे, और व्यापार वाणिज्य के पर्पज के आने के साथ साथ ज्ञान और साहित्य में भी कहीं ना कहीं उनकी देन रही है।
उनके यहाँ के पढ़े लिखे लोग, जैसे आप मध्यकाल का जब आप इतिहास पढ़ते तो आप जानते हैं ना कि मोरक्को से इब्न तूता आया था। इस तरह से बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे विद्वान लोग यूरोपीय देशों के भारत आए, दूसरे देशों के भारत आए। तो व्यापार वाणिज्य के माध्यम से भी और भारतीय ज्ञान और साहित्य के ज्ञान से भी कहीं ना कहीं एक एम्बेसडर के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आपका सही उत्तर होगा सी। 10वां पे चलते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, तो इन कथन और कारण में मेरी समझ से जो उपयुक्त उत्तर है वो है आपका विकल्प ए और आर दोनों सही है। यानी 800 से 1200 काल राजपूत काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और इस काल में अधिकांश शासक राजपूत थे, ये बात भी सही है। तो 2A और आर दोनों सही है। और आर ए की समुचित व्याख्या है, यानी इस काल में चूंकि अधिकांश शासक राजपूत थे, इसीलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। तो आपकी व्याख्या भी यह सही है, इसलिए 10वें का सही उत्तर ए होगा। 11वां प्रश्न था, सिंपल सा, गंगईकोंड की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक ने धारण की थी? तो चोल राजवंश का राजेंद्र प्रथम नाम का जो शासक था वो उसने गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी। तो 11 का सही उत्तर बी होगा। 12वां प्रश्न था, चोलकालीन प्रशासन की सर्वाधिक मुख्य विशेषता क्या थी? तो विशेषता तो सब थी, लेकिन सर्वाधिक मुख्य विशेषता की जब हम बात करते हैं तो चोलकालीन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी स्थानीय स्वशासन, यानी 12वें का सही उत्तर होगा डी। 13वां प्रश्न जो था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आक्रमण करने वाला व्यक्ति था सुबुक्तुगीन। सुबुक्तगीन के बाद में महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। 998 ईस्वी के आसपास सुबुक्तगीन ने भारत पर आक्रमण किया और 1000 या 1001 ईस्वी से महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण प्रारंभ किया। 14वां प्रश्न था, महमूद गजनवी ने मथुरा पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण जो किया था वो लगभग 1017-18 के आसपास किया था। तो 1018 चूंकि विकल्प है आपके पास, तो आपका सही उत्तर होगा ए। और 15वां प्रश्न, तहकीके हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अभी जस्ट पहले हमने एक सवाल में आपको एक्सप्लेन किया था कि अल-बरूनी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था तहकीके हिंद। इसी को हम कहते हैं किताबुल हिंद। ये प्रमुख पुस्तक थी 11वीं शताब्दी के भारत के इतिहास को जानने का, और इसका लेखक था अल-बरूनी। तो इस तरह से इन 15 प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रख दिए गए। आप अपना मिलान करके खुद आकलन कीजिए कि आपकी तरक्की, आपका प्रोग्रेस किस रूप में चल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों MCQ 17 की तरफ, आज के MCQ सीरीज की तरफ, जिसका नंबर हमने रखा है 17। प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ यह कालखंड है। 15 प्रश्नों का सेट है। यहाँ पर 15 प्रश्न हम आपके सामने रखते हैं MCQ 17 के अंतर्गत। MCQ 17 का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है। ऋग्वेद काल की स्त्रियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो बताना है आपको। ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों के संबंध में, स्त्रियां यज्ञ अनुष्ठान करती थी, स्त्रियां सभा में भाग लेती थी, स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, और स्त्रियों का विवाह यौनारंभ से पूर्व ही हो जाता था। इन चारों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। वैदिक साहित्य जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। इसमें उल्लिखित गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र से सभी लोग परिचित होंगे। आपको बताना है कि यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, उषा, अदिति, सवित्री और सूर्य। तीसरा प्रश्न है MCQ 17 का, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन बोगास कोई अभिलेख में उल्लिखित आर्य देवता नहीं है? एशिया माइनर के क्षेत्रों में बोगास कोई अभिलेख मिला है, जो बहुत पुराना, सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य है, वैदिक काल से जुड़ा हुआ।
आपको बताना है कि उस बोगासकोई अभिलेख में कौन आर्य देवता नहीं थे। जो 4 देवता के नाम दिए गए उनमें से कौन आर्य देवता नहीं था। 4 ऑप्शन है, रुद्र, इंद्र, मित्र और वरुण। चौथा प्रश्न है MCQ 17 का आपके सामने स्क्रीन पर। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। आपको बताना है कि किस वैदिक ग्रंथ में पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। 4 ऑप्शन है, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, श्वेताश्वर उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। पांचवा प्रश्न MCQ 17 का आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो आपको बताना है। मृगवन सारनाथ के एक जगह का नाम है जिसमें बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश। दूसरा है विहारों में प्रतिदिन प्रातः काल चक्र घुमाने की पद्धति। तीसरा कर्म की समाप्ति से निर्वाण की प्राप्ति। और चौथा कारण और कार्य के चक्र की भांति मानव जाति। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन करना है। छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का एक महायानवादी संप्रदाय नहीं है। हीनयान और महायान, फिर बाद में इनका भी बंटवारा हुआ, इनका भी विभाजन हुआ, उप विभाजन हुआ। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का एक महायानवादी संप्रदाय नहीं है। माध्यमिका, योगाचार, विज्ञानवाद और स्थविरवाद। छठे प्रश्न के बाद चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। MCQ 17 का 7वां प्रश्न कथन कारण से रिलेटेड है। कथन दिया हुआ है और फिर आपको उसके आधार पर आंसर का चुनाव करना है। कथन और कारण दिए हुए हैं, उसके आधार पर ABCD 4 विकल्पों में से किसी एक उत्तर का चयन करना है। बौद्धों का निर्वाण जैनियों के निर्वाण से भिन्न था। कथन है। कारण है जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। अब आपको बताना है कि और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है। दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। तीसरा है विकल्प ए सही है परंतु आर गलत है, यानी कथन सही है कारण गलत है। और चौथा विकल्प है कथन गलत है परंतु कारण सही है। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं MCQ 17 की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के संबंध में जानकारी मिलती है। आपको बताना है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के संबंध में जानकारी का उल्लेख मिलता है। दिव्यावदान, महावंश, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अभी तो आपने बौद्ध ग्रंथ का जिक्र किया कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद मिलते हैं, और अगला प्रश्न है किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन है, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र और इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य को अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया। निम्नलिखित यानी जो 4 विकल्प आपके सामने हैं उनमें से किस राज्य को अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। 4 विकल्प हैं, काशी और वज्जी, वत्स और अवंती, गांधार और सूरसेन और अंग और कौशल। MCQ 17 का 11वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। किस शासक ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया, स्थानांतरित किया। अजातशत्रु, शिशुनाग, उदयीन, धनानंद। 12वें प्रश्न में चलते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का निम्नलिखित में से क्या कारण था। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास,
वहां आपको बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में किन कारणों की भूमिका थी। 4 विकल्प दिए गए हैं। भौगोलिक स्थिति ने भी भूमिका निभाई, सामरिक स्थिति ने भी भूमिका निभाई, युग और शक्तिशाली शासकों ने भी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में भूमिका निभाई, या फिर ये सभी शामिल थे उसमें। तो 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन आपको करना है। 13वां प्रश्न, शिशुनाग के समय में मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। मगध साम्राज्य का ही शासक था शिशुनाग। आपको बताना है कि शिशुनाग के समय मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करती थी। पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली और वाराणसी। MCQ 70 नंबर की सीरीज का 14वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। 16 महाजनपदों में से एक अवंती की राजधानी कहाँ थी। 16 महाजनपदों का जो विवरण मिलता है आपके सामने, उनमें से एक राज्य था, एक महाजनपद था अवंती। उसकी राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। काम्पिल्य, कुरुक्षेत्र, विराटनगर और उज्जैनी। इन 4 में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। और आज के MCQ 17 का अंतिम और 15वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्रीक लेखकों के द्वारा किस शासक के लिए, गौर से सुनिएगा, ग्रीक लेखकों के द्वारा किस शासक के लिए अग्रमीज शब्द का प्रयोग किया गया है। 4 ऑप्शन है, बिंबिसार, उदयन, महापद्मनंद और धनानंद। तो इस तरह से दोस्तों ये 15 प्रश्न हैं MCQ 17 के, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। उम्मीद है कि ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से आगामी 2-3 दिनों के अंदर आप हम तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर कालखंड से प्रश्नों का सेट तैयार किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए। अगर आपको ये सारे वीडियोज पसंद आ रहे होंगे तो निश्चित रूप से आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच इसे प्रसारित कीजिए। लोगों को प्रेरित कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, परमानेंट सब्सक्रिप्शन लें, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलते रहें। आज के लिए बस हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।